एनसीईआरटी तो आपके घर पर होती ही है। अगर आप इंटरेस्टेड थोड़ा ज़्यादा हो जापान के बारे में जानने का और चीन के बारे में जानने का, तो आपका क्लास 11th की एनसीईआरटी आपके घर में पड़ी होगी, थोड़ी मोटी सी है, मोटापा से घबराओ नहीं। मैं आपको चंद पेजेज़ के बारे में इशारा कर रहा हूँ, तो उसको देखने से आप समझ जाओगे। वो है आधुनिकता की ओर, और आधुनिकता की ओर में 2 कंट्री दिया गया है, चीन और जापान, बहुत बेहतर लिखा गया है और आपको यह समझने का अवसर मिलेगा कि चीन और जापान दोनों की आधुनिकता के मॉडल में क्या फ़र्क रहा है। तो वहीं पर आप देखोगे जो उच्च कुलीन वहाँ पर सामंत हैं, उन उच्च सामंत को कहा जाता है शोगुन। उच्च सामंत को शोगुन कहा जाता था और उनके नीचे उनके नीचे वाले सामंत को डेमियो कहा जाता था और उनसे भी जो नीचे होते थे उनको समुराई कहा जाता था। समुराई, ये सामंत सैनिक की भूमिका निभाते थे। यही था उनका। इसमें क्या है, शोगुन जो सर्व सामंत थे, इसमें अलग-अलग परिवार थे। इसमें शोगुन का एक परिवार था तोकुगावा। तो 1853 में जब कमोडोर पेरी वहाँ से गुजर रहा था, तो तोकुगावा परिवार के शोगुन का तोकुगावा परिवार के शोगुन का नियंत्रण था और ठीक वहाँ क्योटो में निर्वासित हुए थे। तो कमोडोर पेरी ने तोकुगावा की जो सामंत था, जो शोगुन जो सबसे वही वास्तविक रूलर था, उसको संदेश भिजवाया। अच्छा, और जापान की नीति यह थी कि वो किसी विदेशी को अपने यहाँ नहीं आने की अनुमति नहीं देते थे और जापान एक तरह से एकांतिक जीवन जीता, एकांतिक आइसोलेटेड लाइफ। फॉरेनर्स वर नॉट अलाउड टू एंकर एट जापानीज पोर्ट एट ऑल। उस समय कमोडोर पेरी ने टोकुगावा के शोगुन को यह आदेश भेजा कि हमें जहाज में फ्यूल की जरूरत है, आप अविलंब फ्यूल का प्रबंध करें। अब वैसे तो अनुमति नहीं थी जापान में जाने के लिए, कमोडोर पेरी के साथ जो नौसैनिक जहाज का काफिला था, वो इतने वेल प्रिपेयर्ड और इतने वेल आर्म था, उसके पास इतने लेटेस्ट हथियार थे कि जापान को धराशायी कर सकता था। इस डर से शोगुन ने उसे अपने यहाँ रुकने की और फ्यूल लेने की अनुमति दी। उस समय तो उसने कुछ नहीं किया, केवल मुआयना कर लिया, फ्यूल लिया और यह कहता हुआ चला गया अगले वर्ष फिर। और 1854 में वो फिर आया और फिर जापान की सरकार पर उसने एक संधि थोप दी जिसे कहते हैं कानागावा की संधि। कानागावा की संधि, देखो इससे टॉपिक का हमारा डायरेक्ट मतलब नहीं है, लेकिन जापान का औद्योगिकरण एक अलग दिशा में क्यों चला गया, यह समझने के लिए इसे देखना जरूरी। ये हुआ कानागावा की संधि। अब कानागावा की संधि में आपको एक आश्चर्य होगा कि जिस प्रकार से अफीम युद्ध के बाद एक नानकिंग की संधि चाइना के साथ हुई, इसी प्रकार जापान पर कानागावा की संधि थोपी गई। इस संधि के अनुसार जापान को अपना बाजार अमेरिकी वस्तुओं के लिए खोलना था और एक बार जब संयुक्त अमेरिका ने रियायत प्राप्त कर ली, तो फिर बाकी यूरोपीय देशों की भी होड़ लग गई और वे सब जबरन जापान में घुस गए। उन्होंने जापान के बाजार को खोल दिया, उसके बंदरगाहों को खोल दिया और सबसे बढ़कर वहाँ पर क्षेत्राधिक अधिकार उसी तरह कायम कर लिया। एक होता था एक्स्ट्रा टेरिटोरियल राइट्स, इसमें होता क्या था कि एक विदेशी शक्ति आपके कुछ भूभाग पर कब्जा करके वहाँ पर क्षेत्राधिक अधिकार प्राप्त कर ली, जिसको एक्स्ट्रा टेरिटोरियल राइट्स कहते हैं। तो उसमें क्या होता था कि आपके अपने जो देश के वाशिंदे हैं वो भी वहाँ उसकी अनुमति के बिना नहीं जा सकते थे। वो उनका एक तरह से आपके देश के अंदर वो एक पृथक देश बन जाता था। कहते हैं क्षेत्राधिकार अधिकार। और इसके अलावा जैसे चीन में चूंकि लगाने का कोई भी जो राष्ट्रीय सरकार होती है, कोई भी विदेशी सरकार होती है, उसे विदेशी वस्तुओं पर चूंकि लगाने का अधिकार होता है, लेकिन चीन में यह अधिकार छीनकर विदेशियों के हाथ में आ गया था। उसी प्रकार जापान में भी यह अधिकार छीन गया और चला गया विदेशियों के हाथ। तो जापान भी चीन के रास्ते चलने लगा। लेकिन ध्यान दें, जापान चीन नहीं, जापान चीन के रास्ते जाना मंजूर नहीं किया। जापान में सामंती व्यवस्था थी, लेकिन जो सामंत थे उनमें कहीं ना कहीं एक सेल्फ ईगो था, एक उनमें आत्माभिमान था, एक गर्व था, अहंकार था। वो चीन के रास्ते जाने के लिए तैयार नहीं थे और उन्हें पश्चिमी साम्राज्यवाद की चुनौती का सामना करने का देखा गया। वो अच्छी तरह जान रहे थे कि हम पश्चिमी साम्राज्यवाद का सामना तभी कर पाएंगे जब हम अपने आप को एक आधुनिक राष्ट्र लेकर आएंगे। तो उन्हें प्रतिक्रिया हुई और वे अपने आधुनिकीकरण पर उन्होंने बल दिया कि जब तक हमारा उचित आधुनिकीकरण नहीं होगा, मॉडर्नाइजेशन नहीं होगा, हम आधुनिक और शक्तिशाली राष्ट्र के रूप में संगठित नहीं होंगे। और एक दिलचस्प तथ्य यह है कि आधुनिक राष्ट्र बनने की आवश्यक है, क्योंकि जब तक जापान एक औद्योगिक शक्ति नहीं बनेगा तब तक वो आधुनिक राष्ट्र नहीं बनेगा। तो इसलिए जापान में औद्योगिकरण होना आवश्यक है और औद्योगिकरण होता वो औद्योगिकरण वो आधुनिकीकरण के हिस्से के रूप में। अब पहले आधुनिक यह प्रक्रिया शुरू की गई और वह प्रक्रिया ऐसे शुरू हुई, इसको आप इतिहास में एक घटना के नाम से जानेंगे और वह घटना है मेजी पुनर्स्थापना। मेजी पुनर्स्थापना, समय अवधि है 1868। मेजी पुनर्स्थापना की समय अवधि क्या है? 1868। मतलब यह है कि 1868 में मेजी पुनर्स्थापना हुई। इसमें 1868 में इस पुनर्स्थापना के पीछे उद्देश्य क्या है? उद्देश्य है जापान को एक आधुनिक राष्ट्र बनाना। मेजी शब्द आपको बड़ा ही अनकॉमन टर्म लग रहा होगा, उसका मीनिंग मैं बता देता हूँ, कोई बड़ी नहीं है। एक्चुअली जापान में उस समय जो शासक का काल होता था, उस शासक के काल को एक नाम दिया जाता था। तो जापान का जो शासक था उसका नाम मेजी था। तो हुआ ऐसा कि शासक तो पहले क्योटो में निर्वासित जीवन जी रहा था और एक धारणा प्रचलित थी जापान में, वह पवित्र आत्मा है, उसे शांति से वहां रहने।
मतलब प्रतीकात्मक करते हैं कि एक तरह का रबर स्टाम्प था कि वह जस्ट अ ग्लोरीफाइड साइफर क्या है कि जब मतलब विदेशियों ने जापान पर बलपूर्वक कब्जा किया तो शोगुन का जो टोकुगावा परिवार का शोगुन उसकी प्रतिष्ठा गिरी, उसके विरुद्ध प्रतिक्रिया हुई और सबसे बढ़कर इसमें पहल स्वयं सामंतों ने ही की, कुछ डेमियो और समुराई वगैरह ने मिलकर, क्योंकि जो एस डेमियो थे, पुराने डेमियो थे, वही आगे बढ़े और सीधा जाकर क्योटो से उस शासक को लाकर टोक्यो में फिर दोबारा गद्दी पर स्थापित किया गया। इसको इतिहास में मेजी पुनर्स्थापना के नाम से जाना जाता है, लेकिन महज यह राजनीतिक घटना नहीं थी, यह एक आर्थिक घटना भी थी, यह एक सामाजिक घटना भी थी, यह एक कह सकते हो कि सांस्कृतिक घटना भी थी। तो यही इसको मेजी पुनर्स्थापना के नाम से जानते हैं। मेजी पुनर्स्थापना के बाद सेना का पुनर्गठन किया गया, विधि व्यवस्था का पुनर्गठन किया गया, प्रशासन का पुनर्गठन किया गया, जापान के आधुनिकीकरण की दिशा में प्रयत्न किया गया। तो ध्यान रहे, मेजी पुनर्स्थापना इस आधुनिकीकरण की दिशा में पहला बड़ा कदम था और कहीं न कहीं औद्योगिकरण आधुनिकीकरण का हिस्सा। तो पहली बात तो यही कि जापान का आधुनिकीकरण, फिर जापान का औद्योगिकरण, जापान का औद्योगिकरण। जब आप इस औद्योगिकरण की बात करोगे तो आपको ज्ञात होगा स्वतंत्र नहीं, यह स्वतंत्र नहीं बल्कि यह स्वतंत्र नहीं बल्कि आधुनिकीकरण का हिस्सा, उस आधुनिकीकरण का हिस्सा, आधुनिकीकरण का हिस्सा जो मेजी पुनर्स्थापना के साथ आरंभ, मेजी पुनर्स्थापना के साथ आरंभ, के साथ आरंभ, आरंभ 1860। अब यहां पर आप देखेंगे विशेषताएं में आप पहले देखोगे कि प्राथमिक शिक्षा, प्राथमिक शिक्षा, प्राथमिक शिक्षा के प्रसार पर बल, प्राथमिक शिक्षा के प्रसार पर बल, के प्रसार पर बल, ताकि ताकि सस्ते श्रम उपलब्ध हो सके, सस्ते श्रम उपलब्ध हो सके। प्राथमिक शिक्षा के प्रसार पर बल ताकि सस्ते श्रम उपलब्ध हो सके, ताकि तो ये अमेरिका वाला मॉडल उसने अपनाया, संयुक्त राज्य अमेरिका वाला। दूसरा कि उपभोक्ता संबंधी उद्योग के रूप में, उद्योग के रूप में उद्योग के रूप में सूती वस्त्र उद्योग, सूती वस्त्र उद्योग, रेशम उद्योग, रेशम उद्योग आदि की स्थापना पर बल, आदि की स्थापना पर बल, स्थापना पर बल। तीसरा रेलवे, रेलवे, भारी उद्योग, उद्योग एवं यातायात तथा संचार के साधनों, संचार के साधनों की स्थापना पर बल, स्थापना पर बल, बल। पॉइंट नंबर 4, चूंकि चूंगी के माध्यम से
1911 तक अपने उद्योगों अपने उद्योगों अपने उद्योगों को संरक्षण देना संभव नहीं अपने उद्योगों को संरक्षण देना संभव नहीं इसलिए उद्योगों को सब्सिडी प्रदान करना इसको समझाता हूं आपको। पांचवा, क्योंकि आरंभ में बैंकर एवं पूंजीपतियों की रुचि उद्योगों में निवेश करने की नहीं अतः राज्य के द्वारा स्वयं उद्योगों का निर्माण एवं उन्हें बैंकरों के हाथों बेच दिया जाए। बैंकरों के हाथों बेच दिया जाए। अब मैं आपको एक पॉइंट और देता हूँ। बैंकिंग पूंजी एवं औद्योगिक पूंजी एक होने से एकाधिकारवादी पूंजीवाद का विकास अब जब मैं इस तत्व को आपको स्पष्ट करूँ तो बहुत जापान का औद्योगिकरण का बहुत ये तो यहाँ तक तो मैं आपको समझा चुका कि किस प्रकार से स्थापना हुई। यहाँ मैंने बताया कि निजी पुनर्स्थापना का हिस्सा था स्वतंत्रता की विशेषताएं में पहला मैंने बताया अमेरिकी मॉडल पर प्राथमिक शिक्षा के विकास पर बल दिया गया ताकि लोग औद्योगिकरण सामान्य लोग औद्योगिकरण व्यावसायिकता के महत्व को समझ सके, सामंती मांग की चेतना से उबर सके और वह सस्ते श्रम की जरूरत को पूरा कर सके। दूसरा, उपभोक्ता संबंधी उद्योग के रूप में सूती वस्त्र उद्योग और रेशम उद्योग का विकास किया, ये किया गया। फिर दूसरे चरण में फिर आगे चलकर जैसे रेलवे का विकास हो रहा है, रेलवे के विकास पर भी बल दिया गया, यातायात के नए साधनों के विकास और फिर भारी उद्योग की स्थापना पर भी बल दिया गया। लेकिन जो मैंने अगला पॉइंट आपको दिया है कि क्योंकि वो अपने उद्योगों को चूंगी से सुरक्षा नहीं दे सकते, चूंगी से इसलिए सुरक्षा नहीं दे सकते थे 1911 तक विदेशियों ने उनके चूंगी लगाने का अधिकार पर कब्जा किया हुआ था और संभवतः 5% से ज़्यादा वो चूंगी लगा ही नहीं सकते थे। तो अपने उद्योग को बचाते कैसे? तो बदले में उन्होंने अपने उद्योग को सब्सिडी देनी चाहिए, उनका प्रोडक्ट सस्ता हो और फिर वो विदेशी प्रोडक्ट का मुकाबला कर सके। फिर इसके अलावा मैंने आपको बताया कि अब नेक्स्ट वन क्या हुआ कि शुरू में राज्य चाहता था व्यापक औद्योगिकरण, लेकिन अब उद्योग में पूंजी कौन लगाए? वहाँ पर बड़े बड़े बैंकर्स थे। इन बैंकर्स की रुचि पूंजी उद्योगों में लगाने में नहीं थी, तो सरकार ने देखा तो औद्योगिकरण तो हो ही नहीं पाएगा, तो फिर उसने क्या किया, अपनी पहल पर खुद उसने उद्योग स्थापित किए और फिर सब्सिडाइज रेट में टर्न की बेसिस पर वो निजी पूंजीपतियों के हाथों बेच दी। अभी निजी पूंजीपति कोई और नहीं थे, ये जापान के वो बैंकर थे, जापान के बैंकर ने उद्योग भी खरीदे। तो आज आप देख रहे होंगे, न्यूज़पेपर में पढ़ रहे होंगे कि बहुत सारे इंडस्ट्रियल हाउस को बैंकिंग सेक्टर में इन्वाइट करने की कितनी आलोचना हो रही है अर्थशास्त्रियों के द्वारा। क्यों? लोग डरते हैं कि फिर एकाधिकारवादी पूंजी वाला रहेगा, मोनोपोली कैपिटलिज्म बहुत पावरफुल हो जाता है। बैंकिंग कैपिटल और इंडस्ट्रियल कैपिटल कम से कम औद्योगिकरण के आरंभिक दौर में अलग अलग होते हैं। अगर ऐसा दोनों में एकीकरण भी होता है तो बहुत लेटर स्टेज में होता है, जैसे जर्मनी में हुआ, बाकी देशों में हुआ। लेकिन जापान के औद्योगिकरण की खामी यह रही कि बहुत आरंभ में ही औद्योगिक पूंजी और बैंकिंग पूंजी दोनों का एकीकरण हो गया, तो एकाधिकारवादी पूंजीवाद का विकास हुआ। एकाधिकारवादी पूंजीवाद का मतलब होता है जिसका बैंक पर भी कब्जा हो, उद्योगों पर भी कब्जा हो और बहुत ज़्यादा पावरफुल हो जाता है, तो सरकार की नीति को भी प्रभावित कर जाता है।
सरकार की नीति को दिशा देने लगती है। तो आप देखोगे इसी क्रम में आप देखोगे कि जापान में एक बैंकर परिवार था, उसको कहते हैं ज्यावासु परिवार, कहीं कहीं आपको पढ़ने का मौका मिलेगा ज्यावासु परिवार। इसके पास जापान के कुल बैंकिंग पूंजी का 34% था। इसमें 4 परिवार थे, यशुदा, सुमिटोमी, मिसुई और मित्सुबिशी। मित्सुबिशी इसी का ब्रांड था, जो भी मित्सुबिशी का ऑटोमोबाइल आप देखते थे। इसके पास 34% बैंकिंग पूंजी थी और इसने इंडस्ट्री को खरीद लिया और इतना पावरफुल हो गया जापान में कि जापान की सरकार की नीति को निर्धारित करेगा। अब आपको जो देखना है, जो सबसे दुखद पहलू है, वो जापान का औद्योगिकरण आवश्यक रूप में सैन्यवाद की तरफ चला गया, एक अधिकारवादी पूंजीवाद आ गया, सरकार की नीति को प्रभावित करने लगी। फिर सरकार से कहेगी आप हमारा बाजार खोजो, हमारे लिए बाजार आवश्यक। तो बाजार खोजो तो उसमें दिक्कत यह है कि अब सरकार बाजार खोजने में साम्राज्यवादी प्रसाद में निकल जाएगा। और जो जापान जो पहले खुद उपनिवेश था, वह जापान अपने आप में एक औपनिवेशिक शक्ति बन गई। खुद उपनिवेश था, वह जापान अपने आप में एक औपनिवेशिक शक्ति बन गई। तो जापान एशिया प्रशांत क्षेत्र में अपने उपनिवेश का प्रसार करने लगा। चाइना को तो जापान ने इतना ज़्यादा दबाया है, मैं आगे उसकी थोड़ी चर्चा करूंगा, क्योंकि यह जापान फर्स्ट वॉर में भी पार्टिसिपेट करेगा, जब सेकंड वॉर में भी पार्टिसिपेट करेगा। इसके सैन्यवाद का अंत हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु हमले से होगा। जब जापान औद्योगिकरण हुआ था, ये जापान पहले रूस जैसे विशाल देश को पराजित किया था, तो पूरे एशिया में उत्साह। आपने मॉडर्न हिस्ट्री में पढ़ा होगा 1905 में जापान के हाथ और रूस की पराजय से भारत में भी युवाओं में इतना उत्साह हुआ था। उसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू जा रहे थे अपने वो हायर सेकेंडरी में पढ़ते थे वहाँ लंदन, वहीं जा रहे थे, तो वहाँ पर वो इतने उत्साहित हुए थे कि अपने फ्रेंड को लिखा था 3 चीयर्स फॉर जैपनीज जनरल। वही जापान पूरे एशिया पर भी कहर बन कर था और एशियाई देश आज भी उसके सैन्यवाद की स्मृति बने हुए हैं। हम इसकी आगे चर्चा करेंगे। इसकी जड़ औद्योगिकरण में है, ये खड़ा जापान का औद्योगिकरण। अब एक तो आपका क्वेश्चन इस पर मैं करना चाहूँगा, आज तो समय थोड़ा ज़्यादा हो जाए, मैं रुकूंगा और 1-2 क्वेश्चन कवर करने के बाद मैं कल आपको समाजवाद और मार्क्सवाद वाले टॉपिक की तरफ ले चलूँगा, तो तुम्हारे पार्ट 3 में उस पर यही टॉपिक आएगा और वो इंडस्ट्रियलाइजेशन से लिंक टॉपिक है, तो हम दोनों को जोड़ कर देखेंगे। तो हम आपसे फिर करेंगे। आज इतना ही, थैंक यू।